वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक नलिटी थ्योरम, और या फिर हम उसे सेलेस्टियर्स लॉ ऑफ नलिटी भी कह देते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देख कर आइए, क्योंकि उसमें मैंने रैंक और नलिटी के बेसिक्स बताए हैं। तो वो अगर आप अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपके लिए ये थ्योरम को समझना बाएं हाथ का खेल होगा। तो लेट्स डू इट। तो देखते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है। ये कहती है कि अगर हमारे पास V ओवर द फील्ड F और W ओवर द फील्ड F टू वेक्टर स्पेसिस हैं, और T हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम V डोमेन सेट टू W को डोमेन सेट, और जो T है वो हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो V है उसकी डायमेंशन n है, यानी कि जो V हमारे पास वेक्टर स्पेस है वो एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा रैंक ऑफ T होगा प्लस नलिटी ऑफ T होगा वो इक्वल टू होगा हमारे V की डायमेंशन के। तो ये है हमारी स्टेटमेंट। चलिए प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि जो हमारा V वेक्टर स्पेस है वो एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और स्पेसिफिकली हमें उसकी डायमेंशन भी गिवन है कि डायमेंशन ऑफ V जो है हमारी n के बराबर है। तो क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा नल स्पेस होता है वो सब स्पेस होता है V वेक्टर स्पेस का, और क्योंकि हमारा जो V वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइट डिमेंशनल है और नल स्पेस उसका सब स्पेस है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नल स्पेस हमारा होगा वो भी एक फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। यानी कि जो हमारा नल स्पेस होगा उसके बेसिस के जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि डायमेंशन का मतलब यही होता है, यानी कि नल स्पेस की भी एक पर्टिकुलर डायमेंशन एग्जिस्ट करती होगी। तो क्यों ना हम मान लेते हैं कि जो हमारी नल स्पेस की डायमेंशन है वो हम इक्वल टू p रख लेते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा p है ये लेस देन और इक्वल टू n होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि जो डायमेंशन होती है सब स्पेस की वो लेस देन और इक्वल टू होती है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर हमारा सब स्पेस क्या है? नल स्पेस, उसकी डायमेंशन p है, और जो हमारा वेक्टर स्पेस है वो हमारा v वेक्टर स्पेस और उसकी डायमेंशन n है। तो हमारा जो p होगा वो लेस देन और इक्वल टू n होगा यहाँ पर। तो क्योंकि अब डायमेंशन ऑफ नल स्पेस जो है वो p के बराबर है, यानी नल स्पेस के बेसिस में p नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो क्यों ना हम एक सेट कंसिडर कर लें b1 इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vp। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये बेसिस है हमारा नल स्पेस का, और इसमें क्या है? p नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। सो b1 इज इक्वल टू v1 v2 अप टू vp इज़ द बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो क्योंकि ये नल स्पेस का बेसिस है, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स नल स्पेस को भी बिलोंग करते ही होंगे, तो क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स नल स्पेस को बिलोंग करते होंगे तो हमारी जो नल स्पेस की जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से इन सभी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो ज़ीरो के बराबर आएगी। तो यानी कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v1 भी ज़ीरो के बराबर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 भी ज़ीरो के बराबर होगा, और अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ vp भी इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो जो b1 है वो बेसिस सेट है नल स्पेस का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा b1 है वो सबसेट है नल स्पेस का। तो क्योंकि हमें ये भी पता है कि जो हमारा नल स्पेस है वो सब स्पेस है VF का, तो जो हम इसका मतलब है कि जो नल स्पेस है वो सबसेट भी होगा V वेक्टर स्पेस का। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नल स्पेस है वो सबसेट है V वेक्टर स्पेस का। तो क्लियरली हमारा जो B1 है वो भी हमारा सबसेट है V वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पर क्योंकि जो हमारा B1 है वो एक बेसिस है, तो यानी कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है बेसिस सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। क्योंकि जो हमारा जो b1 है वो अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है v वेक्टर स्पेस का, तो एक्सटेंशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम इस b1 सेट को v वेक्टर स्पेस के बेसिस सेट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि जो हमारी डायमेंशन है v की वो n है, यानी कि v के बेसिस सेट में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, तो हमें ये तो पता है कि ये b1 सेट में p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं v1 v2
अप टू वी पी। तो हमें इसे वी वेक्टर स्पेस के बेसिस सेट तक एक्सटेंड करना है जिसमें कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो क्लियरली हम इसे एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पर कर देंगे वी पी प्लस वन, वी पी प्लस टू अप टू वी एन। तो ये जो हमारा सेट है हम इसे B2 कंसीडर कर लेते हैं। तो ये अब हमारा क्या बन गया है, B2 इज़ बेसिस ऑफ वी वेक्टर स्पेस हैविंग n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हमने B1 को B2 बेसिस तक एक्सटेंड कर दिया है वी वेक्टर स्पेस के। और ये हम इसे ऐसे लिख सकते थे क्योंकि हमें पता था कि जो हमारा P है वो लेस देन और इक्वल टू n है। तो अब हम ज़रा देख लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो हमें प्रूफ करना था कि जो रैंक ऑफ टी होगा प्लस नलिटी ऑफ टी वो इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ वी के। तो क्यों ना रैंक ऑफ टी को हम आर लेट कर लेते हैं, और जो हमारी नलिटी है वो तो हमारी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होती है वो, और वो हमने इक्वल टू पी रखी थी, और डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू एन है। तो नलिटी पी इक्वल टू एन। तो ये वो चीज़ है जो हमें प्रूव करनी है कि यानी कि एक तरह हमें प्रूव क्या करना है कि जो आर है वो किसके बराबर होगा, एन माइनस पी के। तो आर क्या है हमारा, रैंक ऑफ टी, और रैंक ऑफ टी किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस के, राइट। तो हमें एक तरह से ये प्रूव करना है कि जो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस है वो किसके बराबर होगी, एन माइनस पी के। यानी कि जो रेंज स्पेस होगी उसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, एन माइनस पी। तो देखिए ये है हमारे पास B2 सेट, और इसमें जो V1 से लेके VP तक है वो हमारे पास P नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और V1 से लेके Vn तक N नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास N माइनस P नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कौन से हुए, VP प्लस वन से लेकर Vn तक। तो क्योंकि अब हमें ये भी पता है कि जो हमारा रेंज स्पेस होता है वो आंसर्स का सेट होता है, इमेजेस का सेट होता है। तो क्यों ना हम ये एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर सेट B3 इज़ इक्वल टू transformation of Vp plus 1, transformation of Vp plus 2 up to transformation of Vn। तो ये क्या हुआ, ये अब हमारा B3 जो सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, n माइनस p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है हमारा इमेजेस का सेट है। तो क्यों ना अगर हम ये B3 को बेसिस प्रूव कर दें रेंज स्पेस का, तो क्लियरली रेंज स्पेस के बेसिस में n माइनस p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रूव हो जाएगा। यानी कि जो हमारा जो प्रूव करना है, हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो जाएगी। तो अब हमें किस पे काम करना है, B3 सेट को बेसिस साबित करने पे रेंज स्पेस का। तो हमें ये पता है कि बेसिस के लिए हमें दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं। पहली, हमें उस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना पड़ता है, और दूसरा हमें उस सेट का जो लीनियर स्पैन है वो इक्वल टू प्रूव करना पड़ता है जिस सेट का हमने उसे बेसिस प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम B3 को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करते हैं। तो हमें अगर किसी भी सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो मान लीजिए जैसे कि हमें एक X सेट है, X1 X2 X3, और हमें इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं X1 X2 X3 इसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा X1 प्लस बीटा X2 प्लस गामा X3 इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। और यदि अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा है वो तीनों के तीनों 0 के बराबर हैं, यानी कि हमने सभी स्केलर्स को 0 के इक्वल टू प्रूव कर दिया, तो ये जो हमारा X सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव हो जाएगा। तो B3 को भी ऐसे ही हम लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे। तो ये हमारे B3 सेट के एलिमेंट्स हैं, हम इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो AP प्लस 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VP प्लस 1 प्लस AP प्लस 2 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VP प्लस 2 प्लस अप टू AN ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ VN इक्वल टू 0। तो हमने ये सभी एलिमेंट्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर जो हमारे AIs हैं वो स्केलर्स हैं, तो हमने इसको 0 के इक्वल टू पुट कर दिया। तो अब हमने अगर इन सभी स्केलर्स को 0 के इक्वल प्रूफ कर दिया तो हमारा ये जो B3 सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ हो जाएगा। तो क्योंकि अब हमें ये पता है कि जो हमारे पास T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो हमारे स्केलर्स हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी जा सकते हैं। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद ये बन जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AP प्लस 1 VP प्लस 1 प्लस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AP प्लस 2 VP प्लस 2 प्लस अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
AN VN इक्वल टू 0। तो फिर से क्योंकि हमारे पास जो T है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये जो हमारे सभी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये एक ही ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये सभी प्लस भी हो सकते हैं। तो फिर ये बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ AP प्लस 1 VP प्लस 1 प्लस AP प्लस 2 VP प्लस 2 प्लस अप टू AN VN इक्वल टू 0। तो क्योंकि अब ये सारा का सारा जो हमारे पास एलिमेंट है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन 0 के इक्वल टू है, यानी कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता होगा, नल स्पेस के सेट को। यानी कि जो हमारा AP प्लस 1 VP प्लस 1 प्लस AP प्लस 2 VP प्लस 2 प्लस अप टू ये जो हमारे पास AN VN ये एक एलिमेंट है, ये किसको बिलोंग करता होगा, नल स्पेस को। तो ये तो इतना बड़ा है, क्यों ना हम इसको शॉर्ट करके लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो सारा हमारे पास V के इक्वल टू है, तो V बिलोंग करता है नल स्पेस को, वेयर जो हमारा V है वो किसके बराबर है, इस सारे के बराबर है। तो मैं ये तो नहीं लिख रहा हूँ, मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो क्योंकि ये जो हमारा V है अब नल स्पेस को बिलोंग करता है, और हमें ये पता है कि जो हमारा नल स्पेस है उसका जो बेसिस है हमारे पास वो B1 है। B1 क्या है, बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास लीनियर स्पैन होगी B1 की वो किसके बराबर होगी, नल स्पेस के। तो इसका मतलब ये है कि हम नल स्पेस के एलिमेंट्स को B1 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्योंकि V भी बिलोंग करता है नल स्पेस को, यानी कि हम V एलिमेंट को भी B1 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम लिख लें, और B1 के जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो क्या थे, V1 V2 अप टू VP। तो हम V को लिख लेते हैं इक्वल टू B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू BP VP। यहाँ पर जो हमारे पास BIs हैं वो क्या हैं, स्केलर्स। तो अभी हमें पता है कि जो V की वैल्यू है वो ये वैल्यू है V की, तो क्यों ना V की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी जाए। तो पुट करने के बाद ये जो हमारे पास इक्वेशन थी वो कुछ इस प्रकार बन जाती है। तो क्यों ना अब हम ये सभी एलिमेंट्स राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दें। तो ये हमारे पास बन जाएगा B1 V1 प्लस B2 V2 प्लस अप टू BP VP, देन माइनस AP प्लस 1 VP प्लस 1 माइनस AP प्लस 2 VP प्लस 2 अप टू सो ऑन माइनस AN VN इक्वल टू 0। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये क्या है, देखिए ये जो हमारे पास V1 V2 अप टू VP प्लस 1 VP प्लस 2 अप टू VN, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो B2 सेट के एलिमेंट्स हैं। देखिए तो हमने इस इक्वेशन में क्या है, उन सभी एलिमेंट्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई किया है और इक्वल टू 0 रखा है। तो क्योंकि अब जो हमारे पास जो B2 सेट था वो किसका बेसिस था, वो एक बेसिस सेट था V वेक्टर स्पेस का। तो वो अगर बेसिस है तो यानी कि वो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा। तो हमारे पास जो B2 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कोई भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है तो अगर हम उसके सभी एलिमेंट्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 रख दें तो वो सभी स्केलर्स 0 के इक्वल टू आते हैं। तो ये वही है, यहाँ पर B2 के सभी एलिमेंट्स को स्केलर्स से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 ये है हमारे पास। तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि जो B1 होगा वो भी 0 के बराबर होगा, B2 भी 0 के बराबर होगा, अप टू जो BP होगा वो भी 0 के बराबर होगा, जो AP प्लस 1 होगा वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि वैसे तो हमारे पास माइनस AP प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो वहाँ से AP प्लस 1 भी 0 के ही बराबर आ जाएगा। ऐसे ही AP प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड अप टू सो वन जो हमारे पास AN होगा वो भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें इनकी तो कोई भी आवश्यकता नहीं है, हमें जिनकी आवश्यकता है वो है AP1 से लेकर AN तक। तो ये हमारे 0 के बराबर आ चुके हैं, यही तो हमने प्रूव करना। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा B3 सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट साबित हो चुका है। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन साबित करने पर बढ़ते हैं। वो क्या थी कि हमें प्रूव करना था कि जो लीनियर स्पैन ऑफ B3 होगा वो क्या होगा, रेंज स्पेस के सेट के बराबर होगा। तो चलिए इसे भी प्रूव करने की कोशिश करते हैं।
तो अब हम कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज़ कीजिए y बिलोंगिंग टू रेंज स्पेस ऑफ t। तो क्योंकि ये जो y एलिमेंट है ये इमेजेस के सेट को बिलोंग करता है, तो इसकी कोई ना कोई प्री इमेज डोमेन सेट में ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी। सो देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट x सम x बिलोंगिंग टू द v वेक्टर स्पेस डोमेन सेट सच डैट कि जो हमारा y होगा वो किसके इक्वल टू होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x के आंसर के बराबर होगा। तो क्योंकि ये जो हमारा x है ये डोमेन सेट को बिलोंग करता है, और हमें ये पता है कि जो B2 है वो है हमारा बेसिस डोमेन सेट का। B2 इज़ बेसिस ऑफ VF। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास लीनियर स्पैन होगा B2 का वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। यानी कि हम V के कोई भी एलिमेंट को B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्योंकि x V को ही बिलोंग करता है तो हम x को भी B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम ये लिख लें। तो x जो होगा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, α1 V1 प्लस α2 V2 प्लस अप टू αp VP प्लस αp प्लस 1 v प्लस 1 प्लस αp प्लस 2 vp प्लस 2 प्लस अप टू αn vn। यहाँ पर जो हमारे पास अल्फ़ा आईज़ हैं वो हमारे पास स्केलर्स हैं। तो ये जो हमारे पास v1 v2 vp vp प्लस 1 vp प्लस 2 अप टू vn थे, ये हमारे पास क्या थे, b2 के एलिमेंट्स थे। तो अब अगर हमारे पास ये x की वैल्यू है तो जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x होगा वो हमारी इसकी ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वल टू होगा। तो अब हमें ये पता है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x है वो हमारी y के बराबर है। तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की जगह पर y पुट कर देते हैं। तो ये जो हमारा y है वो किसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमें ये भी पता है कि जो हमारा t है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो क्लियरली सारे स्केलर्स बाहर आ जाएंगे और सभी एलिमेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, α1 tv1 प्लस α2 tv2 प्लस अप टू αp tvp प्लस αp1 p प्लस 1 tv प्लस 1 प्लस αp प्लस 2 tvp प्लस 2 प्लस अप टू αn tvn। तो ये हमारे पास बन चुका है। तो ये तो हम शुरू में ही कह चुके थे कि ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होगी v1 की वो भी 0 के बराबर होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ v2 भी अप टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ vp जो हमारे पास है वो सभी की सभी 0 के बराबर है। तो यानी कि ये जो हमारी सारी टर्म्स हैं यहाँ तक ये हमारी 0 के इक्वल टू हो गई हैं। तो हमारे पास जो y है वो सीधा अब हमारे पास क्या बचेगा, इक्वल टू अल्फ़ा p प्लस 1 t v प्लस 1 vp प्लस 1 प्लस अल्फ़ा p प्लस 2 t vp प्लस 2 प्लस अप टू अल्फ़ा n t vn। तो ये सभी हमारे पास जो थे ये सभी 0 के इक्वल टू हो गए थे, और ये जो हमारा y है वो इसके बराबर आ चुका है। तो यदि आप ये देखें कि ये जो हमारे पास सभी एलिमेंट्स हैं इनके साथ ही स्केलर्स मल्टीप्लाइड हैं, तो ये किस सेट के एलिमेंट्स थे, ये हमारे पास B3 सेट के एलिमेंट्स थे। ये देखिए, तो ये हमारे पास B3 सेट के एलिमेंट्स थे और y को हमने इनकी B3 सेट के एलिमेंट्स की लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया है। y इज़ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B3। तो क्योंकि अब जो हमारे पास y था वो किसको बिलोंग करता था, रेंज स्पेस के सेट को। तो बिकॉज y बिलोंग टू रेंज स्पेस, तो जाने कि हम जो रेंज स्पेस सेट के एलिमेंट्स हैं उनको भी लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, किसके एलिमेंट्स में, B3 सेट के एलिमेंट्स में। तो इसका साफ साफ यही मतलब है कि जो लीनियर स्पैन ऑफ B3 है वो हमारा रेंज स्पेस सेट के बराबर आ चुका है, क्योंकि हम रेंज स्पेस सेट के एलिमेंट्स को B3 सेट के लीनियर कम्बिनेशन B3 सेट के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्लियरली अब ये जो हमारा B3 था वो लीनियर इंडिपेंडेंट भी प्रूव हो चुका था, और इसका जो अब लीनियर स्पैन है वो भी रेंज स्पेस के इक्वल टू आ चुका है। तो ये जो प्रूव हो चुका है कि ये जो हमारा सेट था B3, ये वाला मैं फिर से लिख रहा हूँ, TVP प्लस 1
टी वी पी प्लस 2 अप टू टी वी एन। ये जो हमारा सेट था B3, तो अब ये क्या बन चुका है, ये हमारा बेसिस बन चुका है रेंज स्पेस का। तो यही तो हमने अब प्रूव करना था। तो क्योंकि ये अब जो हमारा B3 है वो बेसिस बन चुका है रेंज स्पेस सेट का, और जो B3 सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, n-p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यही है कि जो हमारी डायमेंशन है रेंज स्पेस की वो किसके बराबर आ चुकी है, n-p के, क्योंकि रेंज स्पेस के बेसिस में n-p नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो डायमेंशन ऑफ हमारे पास जो होता है रेंज स्पेस वो अब किसके बराबर होता है, रैंक ऑफ टी के। तो रैंक ऑफ टी हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो हमारे पास n है ये हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ v थी, और ये जो हमारे पास p था ये क्या था, हमारे पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, यानी कि हमारे पास नलिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आ गया है कि ये जो हमारा रैंक है प्लस हमारी जो नलिटी है वो किसके बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ v वेक्टर स्पेस के। तो यानी कि रैंक t प्लस नलिटी t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू आ चुका है। यानी कि ये जो हमारी थ्योरम है वो प्रूफ हो चुकी है। तो बहुत ही इजी थी थ्योरम। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच।